हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। काउंसलिंग सीरीज़ के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन, जेई एडवांस के एग्जामिनेशंस, इनके इवैल्यूएशन, फिर इनके रिजल्ट्स और उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर, इस पूरे ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसको बार बार इस बात के बारे में सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मुझे क्या ब्रांच मिलेगी, शैल आई प्रेफर आईआईटी और शैल आई प्रेफर एनआईटी, मुझे कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए या मुझे ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए, मुझे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल रहा है लेकिन आईआईटी में मुझे प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल जैसा ब्रांच मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। इस तरह के बहुत सी क्वेरीज उस स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा होती है। और इनके साथ साथ एक और पॉइंट होता है कि मेरी इंटरेस्ट क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर बहुत अट्रैक्ट करता है, कंप्यूटर साइंस अट्रैक्ट करता है, और फिर चारों तरफ ऑटोमेशन का ज़माना है, उसे देखते हुए स्टूडेंट्स का कंप्यूटर साइंस की तरफ इंक्लाइंड होना बहुत ही नेचुरल बात है। तो उनका इंटरेस्ट भी ग्रेजुअली उसमें डेवलप होने लग जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, एक्चुअली किसी भी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और इसी वजह से ऐसा देखने में नॉर्मली बहुत कम आता है कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग अच्छा लगता है या मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। ये कहने वाले बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाते हैं कि नहीं मेरा सिविल में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सिविल में नहीं जाना चाहता। तो ये भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और उसे अवेलेबल सभी ऑप्शंस में से बार बार ये विचार करना पड़ता है कि मुझे क्या सिलेक्शन करना चाहिए, कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, ब्रांच को प्रेफरेंस देना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो किन पैरामीटर्स पर और किस हद तक करना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में मैं इन्हीं सारे क्वेरीज को अभी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं। इस सेशन में बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, तो मैं सभी से कहूंगा कि इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी इन सारी क्वेरीज का सोल्यूशन जानने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी कॉलेज को परफेक्ट बनाने में क्या फैक्टर्स होते हैं, कौन सा कॉलेज परफेक्ट होगा, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, या कोई भी ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी कॉलेज को बहुत अच्छा बनाते हैं, उसका टैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है या उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स होते हैं। नो डाउट वहाँ का एकेडमिक एनवायरनमेंट तो इसके पीछे होता ही होता है, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ का एनवायरनमेंट। उस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के बीच में एनवायरनमेंट कैसा है, वो एनवायरनमेंट उस कॉलेज को परफेक्ट बनाता है। और बात आती है एनवायरनमेंट बनता कैसे है। एनवायरनमेंट बनता है वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के पैशन से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने फ्यूचर में, आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे, ये बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट हैं अपने ड्रीम के लिए, आप कितने जुनूनी हैं अपने उस मकाम को हासिल करने के लिए। इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी ब्रांच क्या है, इस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कॉलेज कौन सा है। तो इसलिए मैं आपसे सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि ब्रांच और कॉलेज में से बेस्ट अवेलेबल चॉइस को हमें ज़रूर पिक करना चाहिए, लेकिन अपने उस पैशन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, ऑल सक्सेसफुल पर्सन्स आर नॉट आईआईटीएंस एंड ऑल आईआईटीएंस आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन्स। आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे तो बहुत से आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो आईआईटीएन नहीं हैं, जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े मकाम हासिल किए हैं। रतन टाटा कोई नया नाम नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ही इज़ नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएशन नहीं किया, उन्होंने आर्किटेक्चर में अपना ग्रेजुएशन किया है। हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को नहीं जानते हो, लेकिन जब से उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कमान संभाली है, इस ग्रुप को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। टीसीएस जैसी वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती है, और टाटा मोटर्स जैसी वर्ल्ड क्लास ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आती है। जबकि रतन टाटा न कंप्यूटर इंजीनियर हैं, न ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, न मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन उनमें पैशन है, उनमें हार्डवर्क करने की कैपेसिटी है, अपने सपने को पूरा करने की लगन है। यही चीज़ उन्हें जुनूनी बना देती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। सत्या नाडेला आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के सीईओ हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट नहीं हैं। वो न आईआईटीएन है न एनआईटीएन है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को लीड कर रहे हैं। सुंदर पिच्चई बहुत कॉमन नाम है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जी इंजीनियरिंग में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है और मेटलर्जी ऐसी ब्रांच होती है जिसमें विलिंगली कोई स्टूडेंट नहीं जाना चाहता।
बस उसे मिल गई इसलिए उसने आईआईटी में जाना था, मेटलर्जी लिया। लेकिन आज गूगल जैसी कंपनी के सीईओ हैं और दिन भर में आप में से सभी स्टूडेंट्स ने जाने कितनी बार गूगल पर जाते होंगे। आप समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस मकाम को हासिल किया। ये ज़रूर पूरा होता है आपके जुनून से और आपके पैशन से। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पैशन को बनाए रखने के लिए दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फैक्टर होता है इंटरनल, जो आपके अंदर होता है, और आप अगर उस इंटरनल फैक्टर को स्ट्रांग रखते हैं तो आप जहां पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, आप उस पैशन के पीछे दौड़ लगाते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर, और एक्सटर्नल फैक्टर आपके उस इंटरनल फैक्टर को सपोर्ट देता है, उसे मजबूत बनाए रखने में बहुत मदद करता है। इंटरनल फैक्टर हर किसी का बहुत स्ट्रांग हो जरूरी नहीं है, हमेशा हर सिचुएशन एक सी रहे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सराउंडिंग्स और एक्सटर्नल फैक्टर भी आपको सपोर्टिव मिल जाए तो वह आपको इंटरनल फैक्टर को स्ट्रांग बनाए रखने में, आपके पैशन को बनाए रखने में आपकी बहुत हेल्प करता है। और यही वजह है कि जो टॉप कॉलेजेस होते हैं जैसे आईआईटीज हो गए, वहां पर एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है। आप समझ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी मुंबई, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर यूजुअली इनकी सीट्स बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं और जेईई एडवांस में टॉप रैंकर्स इन कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं। एक और बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि टॉप रैंकर से मेरा मतलब टॉप 10, टॉप 100 या टॉप 500 में आने से नहीं होता है। टॉप रैंकर्स में हर उस स्टूडेंट को बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत हार्डवर्कर और पैशनेट मानता हूँ जो जेईई एडवांस में सेलेक्ट हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ उन 6 घंटे में 4-5 क्वेश्चंस का खेल रहा जिससे उसकी रैंक 500 भी आ सकती है और उसकी रैंक 5000 भी आ सकती है। उन 5-6 क्वेश्चंस को उन 6 घंटे में अगर वो सही कर जाए तो वो 500 में आ जाता है, और अगर उन 5-6 पर्टिकुलर क्वेश्चंस को उसने मिस्टेक कर दिया, कोई गलती कर दी, तो वो 5000 पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन कहीं भी उसके पैशन में कमी रही हो ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन अपने आप में पैशन का काम है और ये पैशन आपका हमेशा बना रहे, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे स्टूडेंट्स। जब से जेईई एडवांस का एग्जाम्स कंप्लीट हुए हैं और स्टूडेंट्स के रेगुलर मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि सर मेरी क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकती है और मुझे तो इस मार्क पर क्या कॉलेज मिलेगा, मुझे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, एनआईटी में ये मिल सकता है, आईआईटी में ये मिल सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आपने जिस पैशन के साथ अपनी पढ़ाई की है और उस मकाम को हासिल किया है, जेईई एडवांस में अगर आप सेलेक्ट हो रहे हैं तो इस पैशन को आप आगे बनाए रखें। आप चाहे आईआईटी में जाएं या आप एनआईटी में जाएं। अगर आप आईआईटी में जाते हैं, आपको कुछ आईआईटीज़ में जो टॉप आईआईटीज़ मानी जाती है वहाँ पर वो एनवायरनमेंट इसलिए बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि उन आईआईटीज़ में वो टॉप रैंकर स्टूडेंट्स पहुँचते हैं जिन्होंने उस पैशन को बहुत क्लोजली जिया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ये इस तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स भले ही किसी भी ब्रांच में पढ़ रहा हो, लेकिन रात रात भर, दिन भर वो अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है, डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, कोडिंग कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा होता है। भले ही उसकी ब्रांच टेक्सटाइल हो लेकिन वो काम कुछ और कर रहा होता है। और वही आईआईटी में एक खास बात है और उसी जुनून को, उसी पैशन को वो आईआईटीएन एक टैग बन जाता है और उसकी वर्ल्ड क्लास रिकॉग्निशन बनती है माय डियर स्टूडेंट्स। इसलिए ज़रूरी है कि हम उस एनवायरनमेंट को पाने का पूरा प्रयास करें। तो मेरा जो पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है, इन 25 ईयर्स में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ को बहुत क्लोजली देखा है और मैंने देखा है कि स्टूडेंट की ब्रांच थोड़ी कमज़ोर भी रही है, बावजूद उसने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, बहुत अच्छी पोजीशन पर वो पहुंचा है। वहीं मैंने देखा है कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी जैसे कॉलेज में नहीं जा पाए, कुछ दूसरे कॉलेजेस में गए, लेकिन वो पैशन अगर उन्होंने बनाए रखा तो वहाँ पर भी उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। तो मैं अपने उस एक्सपीरियंस के बेस पर कॉलेजेस के बारे में अपनी कुछ राय आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और एक एक करके मैं ये बताना चाहता हूं कि आपकी चॉइस डिफरेंट अवेलेबल कॉलेजेस और ब्रांचेस में से क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि अगर हम कॉलेजेस की कैटेगरी की बात करें तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन कॉलेजेस को कुछ ग्रुप्स में बांटना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग में हमारे हिंदुस्तान में टॉप आईआईटीज़ को कवर करना चाहूंगा। टॉप 5 आईआईटीज़ में आता है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई। इसके बाद पीछे कुछ सालों में आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी गुवाहाटी भी बहुत तेजी से ऊपर आए हैं। और आईआईटी हैदराबाद भले ही नया कॉलेज है लेकिन वहाँ का भी एक बहुत अच्छा रेपुटेशन पिछले कई दिनों में निकलकर सामने आया है। तो अगर आपको इन 5 आईआईटीज़ में एडमिशन का मौका मिल रहा है, नॉर्मली इन कॉलेजेस में 5-6 थाउजेंड तक आते आते ऑलमोस्ट सभी सीट्स फिल हो जाती हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिल रहा है, भले ही ब्रांच आपकी कुछ भी हो,
आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स के बीच में एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट आपको पुश करने में बहुत हेल्प करता है, आपके पैशन को बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है, और वो एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इन कॉलेजेस की वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन बनाने में। इसीलिए IITian टैग अपने आप में बहुत अट्रैक्ट करता है और यही उसकी रेपुटेशन बनती है, और यही चीज़ आपको आगे ग्रो करने में, आपको सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करती है। तो मेरा सजेशन है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इन कॉलेजेस के कंपैरिजन में आपको अगर यहाँ मैकेनिकल मिल रहा है, सिविल मिल रहा है, टेक्सटाइल मिल रहा है, या आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल रहा है, या कोई और ब्रांच भी अगर मिल रहा है, तो भी आप पीछे न हटें और कोशिश ये करें कि इन कॉलेजेस में आपको एडमिशन का मौका मिले, तो आप ज़रूर से एडमिशन प्लान कीजिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके बाद दूसरा ग्रुप आता है, ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ नए IITs हैं जो सेकेंड फेज में डेवलप हुए हैं, और IIT हैदराबाद भी हालांकि न्यू IIT है, लेकिन हैदराबाद में होने का उसे बहुत एडवांटेज मिला है। आप जानते हैं कि हैदराबाद और बैंगलोर हिंदुस्तान में 2 IT हब्स हैं और वहाँ लोकेटेड होने का बहुत फ़ायदा मिला है। और अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो जो सेकेंड फेज में कुछ और IITs डेवलप हुए थे, जिनमें IIT रोपड़, IIT मंडी, IIT गांधीनगर, IIT इंदौर, ये आते हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट फेज से गुजर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, ओवरऑल सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। ये भी IITs एक लेवल पर अपनी पोजीशन बना चुके हैं, बना रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट यहां पहुंचता है तो IITian के टैग के साथ साथ उसका कॉलेज भी साथ में आ जाता है। जब वो दिल्ली में है या मुंबई में है तो IITian टैग अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन यहां पहुंचने के बाद अच्छा IITian है लेकिन कौन से कॉलेज से है, ये भी साथ में एक पॉइंट बन जाता है। लेकिन इनके साथ साथ कुछ टॉप NITs हैं, उनकी भी बहुत अच्छी पोजीशन है, जैसे NIT तिरुचनापल्ली हो गया, सूरतकल हो गया, वारंगल हो गया, इलाहाबाद हो गया, जयपुर भी पिछले दिनों में बहुत अच्छे से सामने आया है। तो ये कुछ NITs हैं जो इन पर्टिकुलर IITs के बराबर, जो रिलेटिवली सेकेंड फेज ऑफ IIT का कहा जा सकता है, उसके ऑलमोस्ट पैरेलल अपनी पोजीशन रखते हैं। इसके साथ साथ DTU NIT नहीं है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, ट्रिपल IIT दिल्ली, ट्रिपल IIT इलाहाबाद, ट्रिपल IIT सूरतकल, ये कुछ कॉलेजेस हैं जिन्होंने पिछले दिनों में बहुत अच्छी पोजीशन बनाई है। बिट्स पिलानी कैंपस, ये वो कॉलेजेस हैं जो एट पार माने जा सकते हैं और एक ही लेवल पर ट्रीट किए जा सकते हैं। यहाँ भी अगर ऑलमोस्ट सेम ब्रांच स्टूडेंट को मिले तो उसे IITs को प्रेफर करना चाहिए, और अगर बहुत पीछे ब्रांच यहाँ मिलती है इन IITs में तो फिर वो DTU NSUT या NIT त्रिची इस तरह के कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस की तरफ मूव कर सकता है और एक बहुत अच्छी ब्रांच और एक कॉलेज का कॉम्प्रोमाइज का कॉम्बिनेशन बनाते हुए अपना करियर ले जा सकता है। इसी तरह से अगर मैं और आगे बात करूं, ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें आता है रेस्ट ऑफ द IITs जो रिसेंटली पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर बने हैं, जैसे IIT भुवनेश्वर हो गया या कोई और दूसरे IITs हो गए हैं। उनकी अगर बात की जाए वो सब ग्रुप सी में आते हैं, जहां पर IIT टैग इतना रिलेवेंस नहीं रखता अभी। इसके साथ साथ दूसरे NITs आ जाते हैं, NIT नागपुर आ गया, NIT राउरकेला, NIT सूरत, NIT कुरुक्षेत्र, भोपाल, पटना, ये दूसरे कॉलेजेस आ जाते हैं। और ये जो IITs हैं इनका अभी उस लेवल पर रेपुटेशन डेवलप नहीं हुआ है और ये अपने ग्रोइंग फेज में हैं। यहाँ से कुछ IITs से तो अभी कोई बैच पास आउट भी नहीं हुआ है, तो इस तरह के केसेस यहाँ पर हैं। और यहाँ पर इस जगह पर डेफिनेटली स्टूडेंट को एक ब्रांच को प्रायोरिटी देते हुए एक अच्छे कॉलेज की तरफ मूव करना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर उसे पीछे वाला कोई ब्रांच मिल रहा है तो यहाँ इन NITs में अगर उसे कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको इस तरफ मूव करना चाहिए। तो ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है और इस तरीके से उस स्टूडेंट को अपने कॉलेज का और ब्रांच का सिलेक्शन करते हुए आगे चलना चाहिए। और इसके बाद बचता है रेस्ट ऑफ द NITs। तो ऑफ कोर्स अब आप समझ सकते हैं कि अगर इनमें अपॉर्चुनिटी नहीं बनता है तो फिर यहां पर आपको जाना चाहिए। अब बात आती है ग्रुप ए में या ग्रुप बी में आप गए तो यहां कॉलेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, ब्रांच को रिलेटिवली पीछे प्रायोरिटी दी जा रही है। आप इन कॉलेजेस में जाकर अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस नहीं भी है तो भी आप कंप्यूटर साइंस के बराबर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही इसी तरह का है। मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ से इन कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, कुछ दूसरे कॉलेजेस से पास आउट हुए हैं, लेकिन उनमें काम करने का पैशन था और वो उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर बना पाए और उस गोल को अचीव कर लिया। इसलिए अगर आप इस ग्रुप में अगर आपको एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए। अगर आपको इस ग्रुप में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है माय डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर आप
को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ चलना चाहिए। अप टू सम एक्सटेंट यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद ब्रांच एंड यू कैन गिव प्रायोरिटी टू कॉलेज। और अगर आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ऑफ कोर्स फिर आपको ब्रांच के बारे में ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और फिर उसके बाद के केसेस वही हैं जहां पर आप बेस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के साथ अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये सारी बातें आज मैंने आपसे इसलिए शेयर की हैं क्योंकि रेगुलरली स्टूडेंट्स के इस तरह के क्वेरीज आ रही हैं और उनके कॉल्स भी आ रहे हैं कि सर मेरी ये रैंक आ रही है और मुझे क्या कॉलेज लेना चाहिए, मुझे क्या किस ऑर्डर में अपना प्रायोरिटी शीट भरना चाहिए जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग, ताकि मैं एक अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच में एडमिशन पा सकूँ। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी माय डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह की काउंसलिंग सीरीज के लिए आप रेगुलर करियर पॉइंट के साथ बने रहिए और इस चैनल को आप रेगुलरली वॉच कीजिए, और हम इस सीरीज में कई और वीडियोस आने वाले दिनों में आपको देते जा रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।